हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। ये पीटी और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खाद्य सुरक्षा हम पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके आयाम क्या है और भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति और कारण का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एनएफएसए के अध्ययन करेंगे, डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ से संबंधित चुनौतियाँ, सब्सिडी बॉक्स, टीएफए इत्यादि का अध्ययन करेंगे। और सब्सिडी बॉक्स और टीएफए से रिलेटेड पीटी 2016 और 17 में क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा का मतलब फूड सिक्योरिटी, मतलब खाद्यान्न की सुरक्षा से संबंध। इसकी सबसे उपयुक्त और सर्वलोकव्यापी और लोकमान्य परिभाषा FAO ने दी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्यान्न दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह यूएनए की एक सहायक संस्था है। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है और यह विश्व स्तर पर खाद्यान्न से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करती है या तय करती है। यह एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो FAO के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त हो। सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित भोजन पोषण निरंतरता के साथ प्राप्त हो। यदि इसकी जो मात्रा में, ये जो परिभाषा बताई गई है, उचित भोजन पोषण निरंतरता के साथ, अगर इनमें कमी आती है तो बहुत सारी चुनौतियां जन्म लेती हैं, जैसे अल्प पोषण या भूखमरी तथा कुपोषण। अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, ये क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता से कम भोजन प्राप्त होता है तो उसे अल्प पोषण कहते हैं। जैसे आपकी खुराक 5 रोटी या 4 रोटी की है, आपको कोई 2 रोटी ही दे दे या फिर एक टाइम भोजन ही ना दे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अल्प पोषण या भूखमरी। और कुपोषण क्या है? जब आपको भोजन तो मिलता है लेकिन भोजन पोषण युक्त नहीं होता, अर्थात भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व होते हैं, जब वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते तो उसे बोलते हैं कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण तथा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व में खाद्य स्थिति की संकट उत्पन्न हुई तथा वर्तमान में आप देख रहे हैं बहुत सारे देश जिनके बीच मनमुटाव चल रहा है, अभी भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में आप देख लें भारत और पाकिस्तान के बीच भी स्थितियां कुछ सामान्य नहीं है, यहाँ भी स्थितियां गंभीर हैं, जिसके कारण खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है और जिसके कारण खाद्य मुद्रास्फीति भारत और पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही है। मुद्रास्फीति एक अलग से विषय होगा, लेकिन यहाँ पे जाने कि खाद्य मुद्रास्फीति का क्या मतलब है। खाद्य मुद्रास्फीति का मतलब है जब खाने की चीज़ें जो होती हैं वो महंगी हो जाती है, जब खाद्यान्न वस्तुएं महंगी होती है तो उसके कारण जो मुद्रास्फीति होती है उसको बोलते हैं खाद्य मुद्रास्फीति। ठीक है, तो वर्तमान में आप देखें कि विश्व के जितने भी देश हैं और कुछ प्राकृतिक कारणों से जो खाद्यान्न की स्थिति, खाद्य संकट की जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो अत्यधिक चिंताजनक रही है, जिसके कारण यूएनए ने 2015 में ही सतत विकास के लक्ष्यों को अपना लिया था। सतत विकास के लक्ष्य में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें SDG 2 सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें संपूर्ण विश्व में शून्य भूखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अंतर्गत शून्य भूखमरी, आपने भूखमरी देखा, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? जब व्यक्ति को पर्याप्त भोजन ना प्राप्त हो, अर्थात यह लक्ष्य रखा गया कि संपूर्ण विश्व में ऐसी स्थिति लाएंगे कि कहीं भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि व्यक्ति को भोजन ना प्राप्त हो पर्याप्त मात्रा में या व्यक्ति भूखा सोए। आपको जान के हैरानी होगी कि अकेले भारत में जो FAO की जो रिपोर्ट है, 2024 की जो रिपोर्ट है, उसमें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूचकांक है उसमें भारत 105वें स्थान पे आ रहा है अब 127 देशों में। और भारत में जो 2022 में स्थिति थी वो 19.6 करोड़ लोग थी, लेकिन वर्तमान में भारत में 200 मिलियन लोग यानी 14% लोग अल्प पोषण यानी भूखमरी के शिकार हैं, जो अमेरिका कंटिनेंट में स्थित ब्राजील जैसे देश के आबादी के बराबर है। ये अपने आप में आज भी बहुत ही चिंताजनक और चौंका देने वाला आंकड़ा है। तो यूएनए ने जो संपूर्ण विश्व में शून्य भूखमरी लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने का जो लक्ष्य बनाया है, भारत भी इसमें प्रयासरत है। और 2017 में भारत ने ये घोषणा की कि भारत भी 2030 तक शून्य भूखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करेगा तथा भारत के 3 जिलों, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, महाराष्ट्र का ठाणे और ओडिशा का कोरापुट, ये 3 ऐसे जिलों का चयन करता है जहां पे लक्ष्य रखा गया है कि शून्य भूखमरी के लक्ष्य को यथाशीघ्र हम पूरा करेंगे तथा इन 3 जिलों को आदर्श बना के संपूर्ण भारत में शून्य भूखमरी के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त
भारत खाद्य सुरक्षा से संबंधित अन्य कार्यक्रम भी चलाता है, जैसे NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ICDP, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित बाल विकास योजना जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और श्री अन्न योजना इत्यादि। आप जानते हैं कि भारत विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। यही कारण रहा है कि भारत ने प्रयास किया और भारत के प्रयासों से यूएनए ने 2022-23 को मोटे अनाज के रूप में 2022-23 का जो वर्ष था उसको मोटे अनाज के रूप में मनाया, सेलिब्रेट किया गया। मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मकई इत्यादि जो होते हैं ये मोटे अनाज में गिने जाते हैं और ये अत्यधिक पोषण युक्त होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विश्व में अमेरिका के बाद, अमेरिका के पास कितना 167 से 168 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है, विश्व के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक कृषि भूमि रखता है और विश्व का कृषि उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान रखता है। लेकिन फिर भी भारत में खाद्य की स्थिति चिंताजनक है। तो ये जो अभी हमने देखा कि खाद्यान्न सुरक्षा का महत्व क्या था विश्व में, क्यों इसका महत्व, आज हम क्यों इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्यों इसकी महत्ता बढ़ रही है खाद्य सुरक्षा की। अगला हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा से संबंधित आयाम। अब हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा के आयाम कितने हैं। डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा के प्रमुख 4 आयाम हैं, लेकिन पूर्व में WHO ने खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम निर्धारित किए थे, जिसको 3A कहा जाता था। AAA। फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अर्थात खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। दूसरा ए, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों तक लोगों की पहुंच। और तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों का समुचित उपभोग। तथा वर्तमान में जो चौथा स्तंभ जोड़ा गया है वो सतत या तथा निरंतरता को प्रदर्शित करता है, अर्थात सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड। इस प्रकार हम देखते हैं कि FAO जो परिभाषा देता है वो कहता है कि खाद्य योग्य गुणवत्तापूर्ण भोजन तो प्राप्त हो, खाद्यान्न प्राप्त हो, लेकिन वो निरंतरता के साथ एक लंबे समय तक प्राप्त हो, दीर्घकालिक प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खाद्यान्न से संबंधित वर्तमान में 4 आयाम है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भारत में खाद्य से संबंधित स्थिति और इसके कारण क्या है। जब हम भारत के सापेक्ष, भारत के संदर्भ में हम जब खाद्य स्थिति और उसके कारणों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में खाद्य स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है और ये भविष्य के लिए अपने आप में एक चुनौती है। अगर इसको विभिन्न रिपोर्ट के द्वारा हम देखें तो वैश्विक भूखमरी रिपोर्ट जो है, सूचकांक जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2024 की है, उसमें हम देखें तो 14% लोग यानी 200 मिलियन लोग भारत में अल्प पोषण के शिकार हैं, जो ब्राजील जैसे देश की आबादी के बराबर है। और ये रिपोर्ट पहले जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो पहले IFPRI द्वारा जारी की जाती थी, जिस पर पक्षपात के आरोप लगे, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पक्षपात के आरोप लगे, तो इसने ये रिपोर्ट जारी करना बंद कर दी। लेकिन वर्तमान में जर्मनी के दो संस्थाएं हैं वो संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी करती हैं, जिनका नाम है द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड सेकेंड इज वेल्थ हंगर हेल्थ। ये 2 संस्थाएं संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी करती हैं और ये जो रिपोर्ट है वो प्रमुख 4 सूचकों पर आधारित होती है। इन 4 सूचकों को आधार बनाकर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें भारत 127 देशों में 105वें देश के स्थान पे है और ब्रिक्स जैसे देशों में भी भारत सबसे निचले पायदान में। तो ये जो 4 सूचकांकों के आधार पर जो रिपोर्ट जारी करती हैं जो संस्थाएं हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट जारी होती है वो 4 सूचकांक कौन कौन से? पहला बाल मृत्यु दर, अल्प पोषण, बाल ठिंगनापन और बाल दुबलापन। बाल दुबलापन होता है जब बच्चे की जो वजन है वो उसकी उम्र के अनुसार नहीं होता, और बाल ठिंगनापन का मतलब होता है कि बच्चे का जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है, वो उसकी उम्र के अनुसार उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो प्रमुख 4 सूचकों पर यह आधारित होती है: बाल मृत्यु, बाल ठिंगनापन, बाल दुबलापन और अल्प पोषण। ठीक है, जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 की जो रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि भारत में 5 वर्ष की आयु के 67% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं, अर्थात रक्ताल्पता से ग्रसित हैं, तथा 14 से 49 वर्ष की आयु की 56% महिलाएं, 14 to 59 ईयर्स की एज की 56% जो वुमेन्स हैं वो भी एनीमिया से ग्रसित हैं, तथा 5 वर्ष की आयु के 36% बच्चे चाइल्ड स्टंटिंग यानी बाल ठिंगनापन के शिकार हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है, तथा 5 वर्ष की आयु के 19% बच्चे बाल दुबलापन के शिकार हैं। तो ये भारत की जो रिपोर्ट जारी होती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट थी, उसके अनुसार भारत में जो स्थिति है खाद्यान्न के कारण, जो चुनौतियां हैं वो है। नेक्स्ट हम रिपोर्ट देखते हैं
भारतीय मौसम विभाग की अगर हम रिपोर्ट देखें तो भारतीय मौसम विभाग कहता है 2023 तथा उसके बाद के कई वर्षों तक भारत में सूखा और अकाल जैसी स्थितियां देखी जा सकती हैं। और हम देख रहे हैं कि विश्व में बहुत सारे देश, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज बहुत सारे विश्व में जो देश हैं वो सीमा विवाद या बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए, जिसके कारण खाद्य मुद्रास्फीति विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रही है और खाद्य संकट की स्थिति तेजी से उत्पन्न हो रही है। भारत के सापेक्ष में जब हम जाने तो भारत में 330 MMT मिलीमीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। कितना? 330 मिलीमीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है तथा 350 मिलीमीट्रिक टन बागवानी फसलों का भारत उत्पादन करता है। इसके बावजूद भारत में भूखमरी, अल्प पोषण की समस्या सर्वाधिक है। आपको पता है कि भारत में 10 से 12% अनाज की बर्बादी होती है तथा 30 से 32% बागवानी फसलों की बर्बादी हो जाती है। अगर इसको हम एक वेटेज के रूप में देखें तो 67 मिलीमीट्रिक टन अनाज भारत में बर्बाद होता है, जो ब्रिटेन में एक वर्ष में उत्पादित अनाज के बराबर है। और अगर हम इसे रकम में देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए की बर्बादी होती है। और ये जो अनाज और बागवानी बर्बाद होता है, इसे बाद में डंपिंग कर दिया जाता है, जिसके कारण मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है और मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग को बहुत तेजी से बढ़ाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, खाद्य उत्पादन में कमी नहीं है, लेकिन भारत में जो मूल समस्या है वो क्या है? रख रखाव, पर्याप्त मात्रा में शीत गृहों का निर्माण ना होना, स्टोरेज की व्यवस्था ना होने के कारण। और भारत में खाद्यान्न के लिए तो एक बार जो फसलें हैं उनके लिए तो शीत गृह फिर भी ठीक ठाक है, मतलब पर्याप्त भी नहीं है अभी, लेकिन बागवानी के लिए तो बहुत ही कम, या कह सकते हैं कि ना के बराबर अभी व्यवस्थाएं हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि इस ओर कारगर कदम उठाए, क्योंकि अगर भारत में जितना अनाज उत्पादित हो रहा है, अगर उस अनाज को ही संरक्षित कर लिया जाए तो भारत को ही नहीं, भारत की तो भूखमरी को शून्य कर ही देगा। विश्व में भी जो गरीब और निर्धन देश है वहां भी भारत भूखमरी की स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके बावजूद भी आप देखें कि भारत की जो नीति रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम कैसे भी रहे, हमारी जो नीतियां हैं वो सदैव ये कहती हैं कि मिल के खाएं, पूरा विश्व एक परिवार है। यही कारण है कि कोरोना महामारी के दौरान हमने सिर्फ दवाएं ही नहीं दी, हमने पाकिस्तान जैसे देश को और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी मुफ्त में अनाज दी। अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं, इसके अतिरिक्त दूर के जितने देश हैं, हमने उन्हें मुफ्त में अनाज दिए। तो अगला हम पढ़ेंगे NFSA क्या है और WTO क्या है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय